हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम विश्व भारती का एलडीसी के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन देखेंगे। जीके का है आज। और हाँ, इससे पहले मैंने कौन सा वाला आपका सॉल्व करवाया था, एमटीएस का, विश्व भारती का। और आज है एलडीसी का। पता है मैं एलडीसी का क्यों सॉल्व करवा रही हूँ? ताकि आपको लेवल का पता लगेगा। और एलडीसी में थोड़ा लेवल अप है, अप लेवल है एमटीएस से, ये मैंने नोट किया है। और हाँ, मेरे साथ बने रहना। रीजनिंग का भी अच्छा खासा लेवल दिया हुआ है इसमें। और आपसे मैथ्स वगैरह सबका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और बहुत जल्द करवाने वाली हूँ, कल ही प्रोवाइड करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसने उसकी एमटीएस की जाके ना देखी हो, सॉल्यूशन देख आओ सबसे पहले। और हाँ, जिन लोगों का ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम है, या फिर अभी स्टेनो का भी हो जाएगा कल, आज इग्नू का भी हो गया, तो हमको पता है और पैटर्न पता लग जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं वो 2 घंटे 30 मिनट का। आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, बस आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए आंसर की का सॉल्यूशन लेके आ रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी तारे के टिमटिमाने और अग्रिम सूर्योदय एवं विलंब से सूर्यास्त जैसी परिघटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या है? जब भी तारों का टिमटिमाना आ जाए, आपको क्या टिक मार्क करना है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना देखते ही बस वायुमंडलीय अपवर्तन। और देखो, अपवर्तन परावर्तन से क्वेश्चन एनटीए ने जेएनयू के पेपर में भी पूछा है, विश्व भारती के में भी पूछा है। तो अपवर्तन परावर्तन टॉपिक बिल्कुल कर लेना है। अब हम बात करते हैं परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है? धोखा। जहां आपको धोखा दिखे वहां प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हम बात करते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग क्या होती है? फैलना होता है स्कैटरिंग, उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से। इसका मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ आंसर की ही सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, पूरा देखा करो। फिर मुझे कमेंट में पूछते हो ये कौन सी आंसर की थी मैम, जब मैं इसमें एक एक चीज़ आपको बताती हूँ। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कौन सा कथन सही है? ये इसने पूछा, कौन सा कथन सही है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में वित्त वर्ष 24 में वास्तविक अर्थों में बेस लाइन में 6.55% की आधार रेखा सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि अनुजानित है। भारत की अर्थव्यवस्था के मार्च 2023 में समाप्त होने वाले वर्ष 7% की दर से वृद्धि करने की प्रत्याशा है। आपको बताना है ए बी दोनों सही है या फिर दोनों में से एक सही है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों सही है। अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा होगा ना, तो आप इजीली कर ले जाओगे, इसलिए उस टॉपिक को पढ़ ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच कनेक्टेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास से संबद्ध उपागम नहीं है। कौन सी अप्रोच है जो कनेक्टेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट से? तो आपको मैं ये एक बात बता दूं, इन सब में से जब हम देखेंगे ना, तो एक्सपेंडिचर अप्रोच मतलब व्यय उपागम, ऑप्शन नंबर 3 व्यय उपागम, ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से कनेक्ट नहीं है। कल्याणी उपागम है, वेलफेयर अप्रोच है, इनकम अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच है। ठीक है, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, हद इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने मेरे मॉक टेस्ट में करवाया था। अब जिसने मेरे मॉक टेस्ट करे होंगे तो भाई वो कर ले गया होगा। करवाया था नहीं करवाया था? ग्रीन हाउस गैस, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया होगा मैंने, ये ग्रीन हाउस गैसेज है, ये क्वेश्चन आता है, इनको पढ़ लो। जिसने पढ़ा होगा वो कर ले गया होगा। आपसे पूछा है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो बताना है कौन सी है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सारी कौन है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। याद है कि नहीं है? बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया है आपका। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखो इन चार के अलावा और कौन सी है? क्लोरो, फ्लोरो भी है, और वाष्प, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलो, पेरिस समझौते के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है बताना है आपको, है ना, कि कौन सा कथन सही है।
तो कौन सा सही है, एक सेकेंड। सबसे पहले यह जलवायु परिवर्तन संबंधी विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दूसरा है यह वर्ष 2016 में प्रवर्तन में आया। तो भाई दोनों ही सही है, पेरिस समझौते के ये दोनों क्वेश्चंस दोनों ही सही है आपके, ठीक है। पेरिस समझौता इसमें पूछा है ना आपसे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि रिपीट नहीं होंगे, सब हो सकते हैं रिपीट। नेक्स्ट आपसे बोला है पंचामृत नाम से जलवायु परिवर्तन पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, किस सम्मेलन में किया? COP26 में किया है। इजी है ये वाला भी, कोई हाई लेवल इसमें नहीं पूछा है, COP26। नेक्स्ट WTO, बोलती हूँ ना जितने भी ये संगठन है WTO WHO पढ़ लेना, इनके बारे में क्वेश्चन आता है, आ चुका है। WTO विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित किए, इसकी स्थापना व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता की परिणति थी। कौन सा सही है इसमें से आपका, बताइए। दोनों सही है इसमें, ठीक है। ए भी सही है आपका इसमें और बी भी सही है आपका इसमें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ इसमें, एक सेकेंड। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या बताओगे भाई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर भी पढ़ लेना, आएगा हेडक्वार्टर से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC के बारे में कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है ICC रोम संविधि के नाम से जानी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि से शासित होती है। यह केवल राज्यों के विरुद्ध दायरे मामलों की जांच और सुनवाई करता है, न कि व्यक्तियों का अन्वेषण एवं विचारण करता है, न कि व्यक्तियों का, ठीक है। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ओनली फर्स्ट सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा ICC अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में बता देती हूँ। देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय दुनिया का स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, ठीक है। और ना इसका उद्देश्य क्या है, आप ये देखो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को तो दंडित करना और साथ ही उन अपराधियों को फिर से घटित जो घटना घटित हो रहे ना उससे रोकना, फिर से घटित होने से रोकना, वो अपराध फिर से घटित ना हो इससे रोकना, ये ICC का काम है, ठीक है। चलो, इसका आंसर है आपका ओनली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपसे पूछा राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके बारे में बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन वहाँ अच्छे से पढ़ लेना, सही नहीं है पूछा है या सही है पूछा है। आपने देखा होगा स्टेटमेंट बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो पता है उसमें आपके लिए इजी भी रहेगा, उसमें आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। चलो अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा सही नहीं है, इसकी स्थापना 76वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ही आपका गलत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1990 अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है। और बाकी सब सही है इसमें। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत विषयों पर सरकार को सलाह देता है, बिल्कुल। यह महिलाओं से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक रक्षा उपायों की समीक्षा करता है, बिल्कुल करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। और ये उपचारी विधायी उपायों की संस्तुति करता है, ठीक है। बस आप ये याद रखना 1992 में हुई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नहीं पूछा है और हमने जल्दी से कर लिया, हमको याद था तो बस फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन हमने देख लिया है। अब आते हैं हम रिजर्व बैंक RBI मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, कौन सा है? जो निम्न में से किस गुणात्मक युक्ति के माध्यम से RBI मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है? कौन सा है इसका आंसर? कौन सा करता है? किस गुणात्मक युक्ति के माध्यम से? तो नैतिक विश्वास, लाभ, आवश्यकता इत्यादि के माध्यम से ऋण देने की प्रोत्साहित करने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को अनुनय करता है, ठीक है। RBI की स्थापना पूछ ले आपसे, क्या बताओगे? 1 अप्रैल 1935 को, कहाँ पे? कोलकाता में,
ठीक, चले नेक्स्ट पे। पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन क्या है? पैकेट स्टेशन देखो, इसको लर्न करने का मैं तरीका भी बता दूं ताकि नेक्स्ट अगर आपके क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली गलत नहीं होना है। पैकेट स्टेशन क्या होता है? पैकेट बिल्कुल पास में ही होता है ना, पैकेट छोटा सा होता है, ज़्यादा हम कहीं से भी पैकेट लेके आते हैं तो ज़्यादा दूरी रहती नहीं है वहाँ की, तो कम दूरी के समस्त जल निकायों में यात्री डाक के परिवहन से संबंधित है। ठीक है, यात्री डाक के परिवहन से संबंधित है पैकेट स्टेशन। आया समझ में? चले बढ़े आगे। नीचे दिए गए कथनों में से भारत में वन्य जीव के पतन के कारणों को पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, वन्य जीव का पतन, और इसको इजीली कर लोगे अगर आपको नॉर्मल इतना भी नॉलेज होगी ना तो आप इसको इजीली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो देखो, सबसे पहला वनाग्नि की घटना, बिल्कुल इससे वन्य जीव का पतन होता है। औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक उन्नति जो कि वन संसाधनों के दोहन की ओर प्रेरित करती है, बिल्कुल ये वाला भी है। घरेलू पशुओं को चराने का कार्य करना, ये वाला भी है। तो ए बी सी तो है, मतलब बी भी है आपका, तो ये वाला एलिमिनेट। ठीक है, ए है तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। बस इतना सा करना था। आया समझ में? वो तो इजी सा क्वेश्चन था, नॉर्मल था। पर्वत श्रेणियों के संरेखण एवं अन्य भू आकारिक विशेषताओं के आधार पर हिमालय को विभिन्न उप भागों में बांटा गया है। हिमालय को विभिन्न, ऑब्वियसली पश्चिमी पहाड़ियां और पर्वत में बांटा गया था हिमालय को। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है इसका, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको पता है बोल रखा था कि हिमालय पर्वत वगैरह पढ़ लेना, पर्वत वगैरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ टॉपिक फिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलो नेक्स्ट, जलदूत ऐप। ये जितने भी ऐप है और जितने भी योजना है ना, पढ़ लेना, क्वेश्चन आ रहा है इनसे। जलदूत ऐप क्या है? जलदूत ऐप, पहले मैं आपको जलदूत ऐप के बारे में ये बता दूं कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, और ये क्या है? कुओं का जल स्तर पता लगाने के लिए। तो ग्राम पंचायत में ऑब्वियसली ये आएगा ही सही। कौन सा सही नहीं है ये पूछा है आपसे, सही नहीं है। ठीक है, अभी ग्राम पंचायत इसमें आएगी नहीं आएगी वो सब मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। मैं हमेशा बोल रही हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना आप। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है ये, इस जलदूत ऐप का आरंभ ग्राम पंचायतों के जल स्तर को बिल्कुल नहीं 27 तो एक तो आपका ए वाला बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन में आप देखो, जब आप ऑप्शन देखोगे तो ए वाला आपका गलत है ना, तो ये वाला और ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं सी गलत है या नहीं है, वहीं पता लग जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक जलदूत ऐप का प्रयोग करके जल स्तर का मापन करता है और संबंधित सर्वर पर उसका दस्तावेजीकरण करता है। ये सही है या नहीं है? तो ये गलत है आपका। ठीक है, ये आपका सही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। आपको ये बताना है। अब मैं आपको ग्रामदूत ऐप, एक बार जलदूत ऐप के बारे में बता देती हूँ फिर से। इसका होता है कुओं का जल स्तर का मापन करना। ठीक है, तो ये वाला एक कौन से निगम पार्षद की आवश्यकता, जलदूत ऐप का प्रयोग करके जल स्तर का मापन, मैंने अभी बताया था, संबंधित सर्वर पर दस्तावेजीकरण करना। ठीक है, इसका आरंभ नगर निगम क्षेत्रों के जल स्तर को मापने के लिए किया गया है। ठीक है, और ये किसने, अगर आपसे पूछ ले मंत्रालय, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित हुआ था, ये याद रखना। तो इसका आंसर सही नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पीएम से क्वेश्चन आया है, भारत के पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बारे में कौन से या फिर साथ सही है? मोरारजी देसाई के बारे में पूछा है आपसे इसमें। ठीक है, कौन सा सही है? वे नेचुरोपैथी के प्रतिपादक थे, बिल्कुल वो प्राकृतिक चिकित्सा के थे। ए मतलब आपका सही है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। वे बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री थे, हाँ बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री थे, बी भी आपका सही है, तो ये एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, वे गैर कांग्रेसी दल के संबंधित गैर कांग्रेसी दल से संबंधित प्रथम प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल गैर कांग्रेसी में हमेशा मोरारजी देसाई आएंगे प्रथम प्रधानमंत्री में। ठीक है ना, ये आप याद रख लेना बात को। तो ये वाला भी आपका सही है, मतलब ए बी सी तीनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कब बने थे?
15 अगस्त 1947 से कब तक, 27 मई 1964 तक। सबसे लंबा कार्यकाल था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। और प्रथम महिला आपसे पूछ ले तो क्या बोलोगे आप, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है बस। तो मोरारजी देसाई के बारे में कौन सा सही था, ए बी सी तीनों मोरारजी देसाई के बारे में सही है। चले नेक्स्ट पे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, योजना से क्वेश्चन एमटीएस में भी आया था और इसमें भी आया है, तो आगे भी आएगा। मुद्रा योजना पढ़ लेना, मैंने इतना तो बता रखा है कि 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। बता रखा है या नहीं, बता रखा है ना मैंने ये तो मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, ठीक है। अब मैं डी का देख लेती हूँ, बी तो सही है, इसने खुद ने ही बोल दिया। डी का देख लो आप कि डी सही है या नहीं है, ठीक है। तो डी पे चलते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन, डेयरी तथा मधुमक्खी पालन, कुछ भी नहीं आता है ये। एक में क्रियाकलापों से आय प्राप्त करने वाले क्षेत्रों हेतु ऋण नहीं प्रदान किए जाते, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत बोली है आप लोगों के, ठीक है। तो डी आपका यहाँ गलत है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही है। PMMY का उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में आय प्राप्त करने वालों को 10 लाख रुपए का ऋण, ठीक है। अब देखो मेरा मानना ऐसा है, आप लोगों को जितनी भी योजना है ना उसको थोड़ा डीपली पढ़ लेना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। सूचियां दी हुई है, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, सूचियां दी हुई है आपको ये, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। संघ सूची के अंतर्गत अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य आता है, तो पहला तो आपका सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, राज्य सूची का विषय नहीं है, अंतरराज्यीय प्रव्रजन, बिल्कुल ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये भी बात सही है। राज्य का लोक ऋण राज्य सूची का विषय नहीं है, राज्य सूची का विषय नहीं है क्या, राज्य लोक ऋण ये राज्य सूची का ही विषय है, तो मतलब कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ये वाला आपका सही नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला नहीं है तो ये गलत बोला है इन्होंने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको, ये जो सूचियां है ना ये कौन सी अनुसूची में आती है, आ सकता है क्वेश्चन, अनुसूची सूची आ सकता है बिल्कुल, तो कौन सी अनुसूची में आती है, 7वीं अनुसूची में आती है ये सूचियां, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य 86, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है मेरे मॉक टेस्ट में, देखा होगा तो कर ले जाओगे। जहाँ 86वां संशोधन 2002 देख लो, कुछ नहीं करना, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यही आपसे बोला गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, बहुत बार करवाया है क्वेश्चन मैंने। नेक्स्ट, अनुसूची, लो ऊपर में आपसे अनुसूची पूछ रही थी और आपसे अनुसूची का क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है, वाओ बहुत अच्छा हुआ है। तो चलो क्या है, सही ढंग से सुमेलित नहीं है ये बताना है। प्रथम अनुसूची राज्य वगैरह है, तीसरी शपथ है, बिल्कुल सही है, 8वीं भाषा है, 10वीं में पंचायत कब से आ गया, 10वीं में पंचायत कब से आ गया, 10वीं में तो दल बदल है, 11वीं में है पंचायत, तो 7वीं में भी मैंने बताया था आपको वो है सूचियां हैं, और जब तीसरी में शपथ है तो दूसरी में क्या है, वेतन है, दूसरी में, 5वीं में SC ST, आया समझ में, सारी मैंने सूचियां, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है भाई, जरूर जैसे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा ना उसने तो पहले ही बोल दिया होगा कि ये क्वेश्चन मैम आपने मॉक टेस्ट में करवा रखा है। मैंने आपको जीके के 8 से शायद 9 से 10 मॉक टेस्ट करवा रखे हैं, जाके देख लेना वो आप। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार नहीं है, हमेशा बोला है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले प्लेयर पढ़ लेना, अतः क्वेश्चन नहीं है, तो अब्दुल रशीद खान तो है, ठीक है। पंडित जसराज भी है, बड़े गुलाम अली भी है, श्याम शास्त्री नहीं है, हिंदू शास्त्रीय संगीत नहीं है, तो श्याम शास्त्री नहीं है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C, बिना देखे सही यही बात है इसमें। नेक्स्ट मैच करना है, बीबी का मकबरा, कुंभलगढ़ किला कहाँ है, ये सबको पता होगा कि ये राजस्थान में कुंभलगढ़ किला, और बृहदेश्वर मंदिर भी पता होगा तमिलनाडु में, ये दो तो सबको ही पता होंगे। तो सी का क्या लगाया आपने, सेकंड, और सी का सेकंड किस में है, ये दो एलिमिनेट हो गए। डी का फर्स्ट किस में, सी में, तो यही आपका आंसर है क्योंकि ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो कुंभलगढ़ तो राजस्थान में है, बृहदेश्वर तमिलनाडु में है, तीन दरवाजा कहाँ है, गुजरात,
बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है। ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी किस कृति का विषय है? व्याकरण का है ये तो। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है। हेजियोग्राफी है, क्या होती है हेजियोग्राफी? हेजियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ ए सेंट और रिलीजियस लीडर। ठीक है। संत अथवा धार्मिक नेता की जीवनी को बोलते हैं हेजियोग्राफी। नेक्स्ट पे चलें। जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत कर इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किस तारीख को की थी? किस तारीख को की थी भैया इसकी घोषणा? 1948 में की थी, यही मुझे पता है और यही मेरा आंसर है। सीरियसली मुझे ओनली सनी पता था, मुझे भी डेट पता नहीं थी। ठीक है, मैं उसी के बेसिस पे कर रही हूँ। नेक्स्ट है गीतांजलि श्री के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अवार्ड से क्वेश्चन आएगा, बोलती हूँ। से पुरस्कृत उपन्यास रेत समाधि और टॉम्ब ऑफ सैंड में हिंदी से अंग्रेजी का में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद? डेजी रॉकवेल ने। ठीक है। और कभी कभी तो बुक पूछ ली जाती है टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी है? गीतांजलि श्री। ऐसे याद रखना, 2-3 क्वेश्चन आते हैं इस मतलब 2-3 तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। कौन से 4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्विरोध चुने गए और जनवरी 2024 में सदस्यता ग्रहण करेंगे? कौन कौन से करेंगे सदस्यता ग्रहण? अल्जीरिया, गुयाना, ये दोनों तो करेंगे। ठीक है। अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन और द रिपब्लिक कोरिया, ये चारों करेंगे। ठीक है, इसको लर्न कर लेना, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है टेनिस प्लेयर, हमेशा बोलते हैं स्पोर्ट्स से क्यों पढ़ लेना, स्पोर्ट्स से आता है, करवा रखा है मैंने आपको एक टॉपिक भी। अब जिसने मेरा कहना माना होगा ना उसने तो कर लिया होगा ये क्वेश्चन, आया ना स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, और इसी तरीके से आएगा, आप लोगों के भी आएगा डेफिनेटली, श्योर, लिख लो इसको। चलो, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, पहले ये पढ़ लेना। नोवाक जोकोविच सर्बिया से, ये आपको पता है। कार्लोस स्पेन से है, बिल्कुल सही है। कास्पेर रूड नॉर्वे से है। हॉलगेर रूने ग्रीस से है, यही आपका गलत है। अब आपका एक होमवर्क है, आपको ये ढूंढना है कि हॉलगेर रूने किस देश से संबंधित है। ठीक है, इसका आप ऑप्शन मुझे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब पता है इसमें एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी कंप्यूटर तो पढ़ोगे, सही हो रहा है कभी कभी ऐसा रीजनिंग में, किस मैथमेटिकल वे में क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा है, ये ध्यान रखना। तो यह की विन्यास को प्रत्येक समय जब इसका उपयोग किया जाता है इसे यादृच्छिक करता है, मतलब इट रैंडमाइजेज द की लेआउट एवरी टाइम इट इज़ यूज्ड, नहीं। ओएस, इस कीबोर्ड का ओएस स्थायी क्वालिटी की विन्यास का प्रयोग करता है, ये सही है या नहीं है, ये आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है। ये तो सही है, बी वाला तो सही है ना, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला। अब मेरे को देखना सी सही है नहीं है, मुझे वहीं पता लग जाएगा। इस कीबोर्ड में की लॉगर सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोक्ता द्वारा दबाई गई कुंजियों के बारे में जानना, अभिलेखित करना बहुत कठिन होता है, तो ये सही नहीं है, गलत है, ये गलत है ना, ये ओनली ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ठीक है, इसमें आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर है केवल बी। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे, लास्ट है शायद से, नहीं अभी है। कौन सी धातु शीत जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कौन सी है जो इसके साथ करती है? पोटेशियम, जो शीत जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। अम्ल क्षार से क्वेश्चन पूछा है भाई, हद इजी। अम्ल मतलब अनील, नीले लिटमस को लाल करता है, कौन सा सही पूछा है?
नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर। सी तो मेरा बिल्कुल सही है, सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं या फिर कड़वे होते हैं, ये आपको देखना है। इन दोनों में से एक आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होते हैं भैया अम्ल स्वाद में? खट्टे होते हैं, तो ए और सी ऑप्शन नंबर 1। क्षार होते हैं, क्षार के लिए याद रखो शालिनी नीले लाल लिटमस पेपर को नीला करती है और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गए आपके क्वेश्चन सारे। ठीक है, इसके बाद आपका रीजनिंग का पार्ट था जो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सॉल्व करवाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। रीजनिंग बहुत अच्छी खासी दे रखी है, सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा उसमें बहुत। इसमें मैंने एक ही होमवर्क दिया है आपको और सारे क्वेश्चन करवाएं। ये आपका सारा पेपर था। अब देखो, मैंने जितनी भी आपको आंसर की सॉल्व करवाई ना, इससे मैंने कुछ क्लू निकाले, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जितने भी बचे हैं ये भी सॉल्व करवा देती हूँ। इसके बाद पता है हम क्लू निकालेंगे, जब तक हमें इग्नू के पेपर का भी पता लग जाएगा और स्टेनो का भी, EPFO स्टेनो का भी पता लग जाएगा, फिर हम क्लू निकालेंगे। और अब हमारे पास 15 डेज ही बचे। 15 डेज में बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी है। वैसे बहुत सौ ने अभी तक कर भी लिया होगा स्टडी, बस लास्ट में क्या क्या रिवाइज करना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।